करीब 1 करोड़ लोग गोवा घूमने गए थे 2022 में, लेकिन वाराणसी में भी कम लोग नहीं आए थे। करीब 7 करोड़ लोग वहां पे भी गए थे। इस वीडियो में हम 3 शहर को देखेंगे। एक है वाराणसी, और वाराणसी में भी स्पेसिफिकली काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। दूसरा है उज्जैन, उज्जैन में भी स्पेसिफिकली महाकाल लोक कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर, इन दोनों का बेसिस लेकर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अब रामायण कॉरिडोर को स्टार्ट कर दिया गया है। पिछले 3-4 साल में इन 3 शहर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया है, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रेल या फिर एयरपोर्ट। देश के अलग अलग शहरों से प्रॉपर कनेक्टिविटी डेवलप की गई है, जिससे कि लोग आराम से इन तीनों शहर में आ जा सकें। टूरिस्ट के लिए तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, शहर का ब्यूटिफिकेशन किया गया है, सीवर लाइंस बनाई गई है, नए नए आर्किटेक्चरल साइट्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि लता चौक अयोध्या में। बहुत सारे घाट को साफ किया गया है और रेवेन्यू जनरेशन के लिए नए नए इफेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं। लेकिन क्या वो इन्वेस्टमेंट्स सक्सेसफुल रहे हैं या फिर पैसे बर्बाद हो गए हैं? क्या शहर के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, उनका इनकम सोर्स बढ़ा है? ये सारी एनालिसिस हम आगे करते हैं। पहले हम देखते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। पहले काशी विश्वनाथ टेम्पल का टोटल एरिया 3000 स्क्वायर फीट था। काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट के बाद ये एरिया 5 लाख स्क्वायर फीट बन गया है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 150 टाइम्स से भी ज़्यादा एरिया में कॉरिडोर बनाया गया है। इससे ये हुआ कि अब 50,000 से 75,000 डिवोटीज टेम्पल में आ सकते हैं। चारों तरफ बिल्डिंग्स बनी हुई थी, तो टेम्पल का एरिया कैसे बढ़ाते? तो गवर्नमेंट ने आसपास के बिल्डिंग्स को परचेज कर लिया। करीब 300 बिल्डिंग्स को खरीदा गया और एक्सपेक्टेड है कि पूरे कॉरिडोर को बनाने में करीब 800 करोड़ का खर्च आएगा। उन बिल्डिंग्स में से करीब 40 टेम्पल्स को प्रिजर्व भी किया गया है और दिसंबर 2021 में इस कॉरिडोर को स्टार्ट कर दिया गया। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल को काशी विश्वनाथ टेम्पल ही क्यों कहते हैं? बेसिकली वाराणसी एक प्राचीन शहर है। काशी वाराणसी का प्राचीन नाम रहा है और शिवजी का एक नाम विश्वांतर भी है। काशी और विश्वांतर जुड़ के काशी विश्वनाथ नाम हो गया है। और साथ साथ में हमें यह भी पता है कि टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग इस टेम्पल में भी है। तो स्वाभाविक है कि हिंदुओं के लिए ये मंदिर कितना इम्पोर्टेंट है। जब इतना इम्पोर्टेंट टेम्पल है तो इसका ब्यूटिफिकेशन होना तो बहुत ज़रूरी था। तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे कि बहुत सारे घाट को साफ सुथरा किया गया। सिर्फ सफाई ही नहीं की गई, उसमें टूरिस्ट के लिए एमिनिटीज़ भी बनाई गई, जिससे कि लोग अपना टाइम घाट पे अच्छे से स्पेंड कर पाएँ। गंगा नदी को साफ किया गया, उस पर बोट्स की सुविधाएं बढ़ाई गई, क्रूज चलाया गया। वाराणसी और मडुआडीह रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया गया, एयरपोर्ट पे सुविधाएं बढ़ाई गई, बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, रोड को डीकंजेस्ट किया गया। अब इतने सारे इंप्रूवमेंट होंगे तो सर्टेनली पहले के हिसाब से अब लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि वो वाराणसी जाएं, और लोग जाने भी लगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से पहले 2019 में यूजुअली करीब 70 लाख लोग हर साल वाराणसी जाते थे, लेकिन 2022 में करीब 7 करोड़ लोग वाराणसी गए। मतलब कि कॉरिडोर बनने के 1 साल के अंदर ही टूरिज्म करीब 10 गुना बढ़ गया। ताजमहल, जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, वहां से भी ज़्यादा टूरिस्ट वाराणसी में जाने लगे। अब टूरिस्ट जाएंगे तो उनका 3 ही एम हो सकता है, या तो वो बस दर्शन के लिए जाएं, या फिर सिर्फ घूमने के लिए जाएं, या फिर घूमना भी हो जाएगा और दर्शन भी हो जाएंगे। यही 3 सिचुएशंस हो सकते हैं। और जब भी कोई टूरिस्ट कहीं भी ट्रैवल करने जाएंगे तो वो पैसे ज़रूर खर्च करेंगे, चाहे वो खर्च होटल में रुकने से हो, या फिर ऑटो में ट्रैवल करने से हो, या फिर कुछ सामान खरीदने से हो, या फिर कहीं और। लेकिन पैसे तो जरूर खर्च होंगे। जब भी वो पैसा खर्च होगा तो लोकल इकोनॉमी को फायदा सर्टेनली मिलेगा। अब 2022 में करीब 7 करोड़ टूरिस्ट वाराणसी गए, और मान लेते हैं कि हर टूरिस्ट 1,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 7,000 करोड़ का रेवेन्यू वाराणसी में टूरिज्म ने बूस्ट किया। ये जो भी पैसे आ रहे हैं उससे किसका फायदा होगा? लोकल पॉपुलेशन का। जैसे कि अगर हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को देखते हैं, जब टूरिस्ट करीब 10 टाइम्स बढ़ गए तो उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए। पहले जितने होटल्स थे उनसे तो सारे लोगों को रहने की जगह नहीं मिल जाएगी। तो फिर 3 ही चीज़ें हो सकती है, नए होटल्स बनने लगेंगे, या फिर जो होटल्स ऑलरेडी बने हुए हैं वो अपने होटल की कैपेसिटी बढ़ा देंगे। मतलब कि नंबर ऑफ रूम्स
अपने होटल्स में बढ़ा देंगे, या फिर ये होगा कि लोग अपने घर को होम स्टेज में कन्वर्ट करने लगेंगे। तीनों केस में होटल ओनर्स की कमाई होगी। जब होटल ओनर्स की कमाई होगी तो नए रोजगार बनेंगे, साथ साथ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी होटल्स खोलेंगे। और क्यों नहीं खोलें, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो गया है। जितने वाराणसी में रूम की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोगों को रूम्स की ज़रूरत होने लगी। अब जब रूम की डिमांड बढ़ गई तो सर्टेनली होटल्स की प्राइस बढ़ने लगेगी। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तो यही कहता है कि जब डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो प्राइस तो सर्टेनली बढ़ेगा। वाराणसी में भी जब ज़्यादा टूरिस्ट जाने लगे तो रूम की प्राइसेस बढ़ने लगी और होटल ओनर्स ज़्यादा पैसे कमाने लगे। जैसे कि 2022 में देव दीपावली में करीब 12 लाख लोग वाराणसी में आए थे। इससे ये हुआ कि हाई एंड लग्जरी रूम्स का रेट 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि बस लग्जरी होटल्स नहीं पैसे कमाए, बजट होटल्स ने भी अपने रूम की टैरिफ को 2 से 3 गुना बढ़ा दिया। पहले मई, जून, जुलाई के महीने में बहुत कम ट्रैवलर्स वाराणसी में आते थे, लेकिन अब उस टाइम भी भीड़ दिखने लगी है। एक डेटा कहता है कि 2023 के न्यू ईयर पे ओयो में गोवा से ज़्यादा बुकिंग वाराणसी में हुई थी। अब सर्टेनली इससे ये पता चलता है कि होटल्स की बुकिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। अगर होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कॉरिडोर बनने के 1 साल के अंदर ही करीब 40 होटल्स बन गए और बहुत सारे होटल्स बनते ही जा रहे हैं और करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होटल बिजनेस में 1 साल के अंदर ही हो गया है। तो सर्टेनली होटल सेक्टर में बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली ही होगी। रेस्टोरेंट सेक्टर भी रैपिडली ग्रो किया है और वो क्यों नहीं करता। लोग जब कहीं पे रुकेंगे तो भूखे तो नहीं रहेंगे, कुछ खाएंगे ही। उनके फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुलने लगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट वालों की ही अर्निंग्स नहीं हो रही थी, बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स, कैब ऑपरेटर्स, बोट ऑपरेटर, चाहे छोटे बोट हो या फिर बड़े बोट जिसको बाजरा भी कहते हैं, उनकी भी अर्निंग्स बढ़ने लगी। वाराणसी की एक और स्पेशलिटी है बनारसी सिल्क। जब कोई वाराणसी घूमने जाता है या फिर दर्शन के लिए जाता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वो अपने साथ कोई मेमोरी लेके जाए, चाहे वो साड़ी खरीद ले या फिर प्रसाद ले ले या फिर मूर्ति ले ले या फिर कुछ और। तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इंडस्ट्री को भी बहुत फ़ायदा मिला है। अगर हम डेटा देखें तो डीएवी पीजी कॉलेज का सर्वे कहता है कि जो भी टूरिस्ट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनकी इनकम करीब 20 से 65% तक बढ़ गई है। होटल ओनर्स की इनकम करीब 65% तक बढ़ी है, शॉपकीपर्स की करीब 47% तक, ई रिक्शा ड्राइवर की करीब 30% तक बढ़ी है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो करीब 35% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ सिर्फ टूरिज्म सेक्टर में ही देखा गया है। ये तो हो गया कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल के बनने के बाद क्या बदलाव आए हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल को देखेंगे, वो है महाकाल लोक कॉरिडोर जो कि उज्जैन में है। महाकाल मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, लेकिन इस मंदिर की एक खासियत है कि सारे ज्योतिर्लिंग ईस्ट फेसिंग है, लेकिन ये ज्योतिर्लिंग साउथ फेसिंग है। महाकाल लोक कॉरिडोर में अभी तक करीब 900 करोड़ तक का खर्च किया जा चुका है, जिससे कि इस कॉरिडोर की ब्यूटिफिकेशन की गई है। नए नए आर्किटेक्चरल साइट्स बनाए गए हैं। इससे ये हुआ कि एक साथ करीब 20,000 लोग इसमें आ पाएंगे। जब पूरी तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा तो टेम्पल कॉम्प्लेक्स करीब 50 हेक्टेयर का हो जाएगा, जो कि अभी बस 3 हेक्टेयर में ही है। अगर हम इस कॉरिडोर की सक्सेस की बात करें तो एक डेटा कहता है कि 2021 के कंपैरिजन में 2022 में करीब 1800% फुटफॉल में इंक्रीमेंट देखा गया है। हमने जैसा ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाराणसी में देखा है वैसा ही यहाँ पे भी देखा गया है। 2022 में करीब 2 करोड़ लोग उज्जैन आए थे, जबकि 2021 में बस 10 लाख। ये एक ड्रेस्टिक इंक्रीमेंट है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फिगर 3 करोड़ तक पहुंच जाएगा। जैसे कि वाराणसी में होटल्स और रेस्टोरेंट सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखा गया है, वैसे ही यहाँ पे भी सिमिलर ट्रेंड्स हैं। अगर एक एग्जांपल लें तो एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट की होटल फैसिलिटीज़ करीब 95% कैपेसिटी पे चल रही है। बहुत सारे होम स्टेज खुल रहे हैं, लोग अपने घर को गेस्ट हाउस और होम स्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। उज्जैन और वाराणसी में टूरिज्म ग्रोथ काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहा है। सर्टेनली दोनों के डेटा को बेस माने तो अयोध्या में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो समझ में आ सकता है।
इससे पहले हम अयोध्या की इकोनॉमिक एनालिसिस करें, उससे पहले हम समझते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म पे ही ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है। लेजर टूरिज्म भी एक अच्छा सेगमेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते थे, उससे भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाता। तो बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि टूरिज्म इंडस्ट्री का डेटा कहता है कि इंडिया में करीब 60% से ज़्यादा टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म है, तो इस सेगमेंट पे सर्टेनली ज़्यादा फोकस होना ही चाहिए। अब अयोध्या को देखते हैं। अयोध्या में हर टाइप के होटल्स बन रहे हैं, चाहे आईटीसी हो या फिर ताज या फिर छोटे होटल्स या फिर होम स्टे, जो कि हर आम आदमी के लिए रुकने की व्यवस्था बनाएगा। होटल इंडस्ट्री में तो ग्रोथ दिख ही रहा है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जैसे कि जुबिलेंट फूड्स, बर्गर किंग, देवयानी इंटरनेशनल, हर कोई रेस्टोरेंट खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। एसबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि राम मंदिर बनने के कारण 2024 में यूपी की इकोनॉमी करीब 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगी। सर्टेनली इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। वाराणसी और उज्जैन में हुआ है, अयोध्या में भी होगा। क्योंकि अगर हम 2022 का एक फिगर देखें तो वो कहता है कि करीब 32 करोड़ टूरिस्ट यूपी में आए थे, जिनका टोटल एक्सपेंडिचर करीब 2 लाख करोड़ रुपए था। अगर 2 लाख करोड़ को 32 करोड़ से डिवाइड किया जाए तो हर टूरिस्ट ने करीब 6,000 रुपए खर्च किए उत्तर प्रदेश में। ये 6,000 रुपए सिर्फ रहने और खाने पे तो नहीं हुआ होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि टूरिस्ट जब आते हैं तो होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, टूर ऑपरेटर्स, कैब इंडस्ट्री, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और भी बहुत सारे सेक्टर का ग्रोथ होता है, तो ये खर्च इन सारे सेक्टर्स में हुआ होगा। यूपी गवर्नमेंट की रिपोर्ट देखें तो अयोध्या से रिलेटेड करीब 45,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट चल रहा है और एक्सपेक्टेड है कि करीब 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अयोध्या से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा। जब इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो उसके बाद एक ही साल में 25,000 करोड़ इकोनॉमी में ऐड हो जाता है, तो इससे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट क्या ही होगा। अगर हम फुटफॉल के एनालिसिस करें तो जेफरी, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग अयोध्या, वेटिकन सिटी और मक्का को भी बीट कर देगा। अगर इतना ह्यूज फुटफॉल होने वाला है तो सर्टेनली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलने वाला है। राम मंदिर से सिर्फ अयोध्या का ही ग्रोथ नहीं होगा, बल्कि सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स को भी फायदा मिलेगा, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेडर्स को फायदा मिलने के चांसेस हैं। इकोनॉमिक्स कहता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, जिससे कि लोगों का इनकम ग्रो करता है और इकोनॉमी का भी ग्रोथ होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करके एक मशीन लगाती है, 1 साल बाद कंपनी का इनकम 2 लाख रुपए बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए खर्च करके कंपनी ने 2 रुपए कमाया है। उसी तरह अगर गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है तो ये सोच करके करती है कि जितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उससे ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। करीब $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है, चाहे रेल इंफ्रा हो या फिर रोड इंफ्रा या फिर एयर इंफ्रा। टाउनशिप्स बन रहे हैं, राम मंदिर को पूरी तरह से रिनोवेट किया गया है और भी बहुत सारे। तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होटल इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, ट्रैवल रिलेटेड इंडस्ट्री, स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन्वेस्टमेंट और भी बहुत सारी जगह पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उस पर दिख रहा है। इवेंचुअली इकोनॉमी को पॉजिटिव बूस्ट मिल रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक कॉरिडोर बनने के बाद जो वहाँ की इकोनॉमी में ग्रोथ दिखा है, अयोध्या में भी सर्टेनली दिखेगा।